हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल मेजर। लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखा था। बेसिकली वो आपके टेक्निकल सेशन का वीडियो नंबर 2 था। वीडियो 1 में हमने बेसिक सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पढ़ा था। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी तक हमने कवर किया था। नाउ आज जो बेसिकली हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वीडियो नंबर 3, ठीक है, आप लोगों के सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन का, वो स्टार्ट हो रहा है हमारा स्ट्रेसेस इन कंपोजिट सेक्शन का। क्लियर है? व्हाट इज स्ट्रेसेस इन कंपोजिट सेक्शन? पहले समझ लीजिए कि कंपोजिट सेक्शन होते क्या है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि देयर इज अ बार। ठीक है, एक हॉलो सेक्शन है। दिस इज योर आउटर पोर्शन इज योर हॉलो, एंड इनसाइड दिस हॉलो सेक्शन देयर इज अ रॉड। ठीक है, और इन दोनों को हमने एंड पे फ्लेंज के थ्रू क्लैम्प करके रखा हुआ है। क्लियर है? तो ये जो दोनों कॉम्बिनेशन है, रॉड और हमारे हॉलो ट्यूब का, दिस विल बी कॉल्ड एज योर कंपोजिट सेक्शन। क्लियर है? सो इसका एनालिसिस करना है कि इफ देर इज अ बीम, देर इज अ कॉलम, ठीक है, विच इज वन इज हॉलो एंड अ सिलेंड्रिकल रॉड पासेस थ्रू इट। ओके, या हमारे पास दो कोई कॉलम है जिसको हमने एंड पे ऐसा कुछ फ्लेंज कर रखा है, एक लोड अप्लाई हो रहा है। सो हाउ मच लोड विल बी बियर इन द हॉलो सेक्शन, हाउ मच लोड विल बियर बाय द रॉड। ठीक है, तो ऐसे एनालिसिस के लिए हम स्ट्रेसेस इन कंपोजिट सेक्शन की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो why we are studying? In order to define or in order to calculate the total load in the टू बॉडीज और थ्री बॉडीज, जितने से भी आपका कंपोजिट सेक्शन बना हुआ है, उन सभी बॉडीज पे इंडिविजुअल कितना लोड, कितना स्ट्रेस वो बियर कर सकता है, उसके एनालिसिस के लिए हम ये टॉपिक की स्टडी कर रहे हैं। क्लियर है? एनालिसिस, तो एनालिसिस में आप लोगों को दो चीजें समझनी है। वेन एवर देर इज अ केस ऑफ कंपोजिट सेक्शन, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बोथ एंड्स आर क्लैम्प्ड। ठीक है, दैट मीन्स ये जो आपका हॉलो सेक्शन है, एंड इफ अ टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव लोड इज बीइंग अप्लाइड ओवर इट। ओके, सो इस केस में ऑब्वियस सी बात है, जब आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ रहे हैं तो आप लोग ये बोलेंगे कि देयर विल बी डिफॉर्मेशन इन द सेक्शंस। ठीक है, या डिफॉर्मेशन इन ईच इंडिविजुअल सेक्शन, चाहे हॉलो हो चाहे आपका सॉलिड बार हो। ठीक है, तो जब दोनों में आपके कुछ डिफॉर्मेशंस आएंगे, क्लियर है, तो आप लोग इसका एनालिसिस कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए आप लोगों को यह समझना पड़ेगा दैट द डिफॉर्मेशन इन द बार विल बी इक्वल। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट टू स्टडी इन द स्ट्रेसेस इन कंपोजिट सेक्शन। क्लियर है? एनालिसिस में सबसे पहले आप लोगों को क्या समझना है कि सपोज लेट अस टेक अ केस, अ कंपोजिट बार इज मेड ऑफ रॉड ऑफ एरिया ए मॉडुलस E1 एंड ए ट्यूब। ठीक है, ट्यूब मीन्स ए हॉलो सेक्शन, ए हॉलो सिलेंड्रिकल बार यू कैन से, ओके, ऑफ इक्वल लेंथ। लेंथ यहाँ पे इक्वल है, लेट अस अज्यूम कि लेंथ इक्वल है हमारे। ओके, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर द रॉड इज E1 एंड फॉर द ट्यूब इज E2। ओके, and a compressive load P is applied। ठीक है, this load, this is let us say this is load P। तो ये P जो है बार को कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है या इसको पुश करने की कोशिश कर रहा है, hence it is a compressive load। क्लियर है? The total load carrying is P। ओके, एंड लेट इफ बी शेयर W1 एंड W2। तो हम ये अज्यूम करते हैं, मैंने आपको इनिशियली बताया कि हमको स्टडी क्या करनी है, इसमें हमको ये स्टडी करनी है कि जो हमारे इंडिविजुअल जो भी कंपोनेंट है वो कितना लोड बेयर कर रहा है और उसमें टोटल डिफॉर्मेशंस कितनी हो सकती है। क्लियर है? सो इफ अ लोड इज शेयर W1 एंड W2, एप्सिलॉन 1 विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन 2। ठीक है, ये कैसे हमने मान लिया? तो ये हमने इसलिए माना है कि बोथ हैंड्स आपके क्लैम्प्ड हैं। ठीक है, और कंपोजिट सेक्शन में एक अजम्पशन ये भी होता है कि बोथ द मटेरियल्स आर प्रॉपरली हिंज्ड और प्रॉपरली जैम्ड। ठीक है, तो अगर एक मटेरियल आपका इंक्रीज होता है, ठीक है, तो डेफिनेटली देयर विल बी द डिफॉर्मेशन इन द सेकंड सेक्शन आल्सो। क्लियर है यहाँ तक? सो compatibility equation, ठीक है, what is this compatibility equation? This equation says that on applying compressive load in a composite section consisting of a tube and a rod, and when it is clamped at both the end, we assume that deformation in the tube will be equal to the deformation in the rod। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमने जनरेट किया, this that W1 A1 upon E1। अब ये कहाँ से आ गया?
सो दिस इज नथिंग बट योर स्ट्रेन। ये जो एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2 आप लोग बोल रहे हैं, एप्सिलॉन इज योर स्ट्रेन, ठीक है। W अपॉन A ये आप लोगों को मिल जाएगा आप लोगों का स्ट्रेस, एंड दिस इवन इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। सो फॉर केस 1 W1 अपॉन A1 even is equals to W2, दिस विल बी W2 अपॉन A2 into E2, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को क्या इक्वेशन मिल जाएगा, दिस इज वन ऑफ योर इक्वेशन, ठीक है, विच विल हेल्पफुल फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। सेकेंड इक्वेशन आप लोगों को कहाँ से मिलता है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में था summation fx0 summation fy0 and moment at any point is equals to 0। उस केस में आप लोगों को क्या मिल जा रहा है, this equilibrium equation w1 plus w2 is equals to p। ये क्या शो कर रहा है, that इंडिविजुअल सेक्शंस में जो भी लोडिंग होगी, लाइक हमारा यहाँ पे एक रॉड है और एक हॉलो ट्यूब है, ठीक है। तो ट्यूब में जितना लोड होगा और आपके रॉड में जितना लोड होगा, that the summation of both these loads will be equal to the total force या total load applied। क्लियर है यहाँ तक। तो यही दो इक्वेशन बेसिकली आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज करना है, एंड दिस विल गिव यू द रिजल्ट ऑफ द टोटल लोड कैरिंग कैपेसिटी और द टोटल स्ट्रेस जनरेटेड इन इंडिविजुअल सेक्शन, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको मिल गया, दिस इज इक्वेशन 1, लेट अस से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, ओके। सो सब्स्टिट्यूटिंग W2, तो यहाँ से आप लोगों का क्या है, W1 और W2 की वैल्यू आप लोगों को कैलकुलेट होके मिल जाएगी। वैल्यूज को ऐसा फॉर्मूला बना के दिमाग में अगर आपको रखना है तो आप रख सकते हैं, या सिंपल डेरिवेटिव करके आप लोग क्वेश्चन में एग्जाम्स में बना सकते हैं, ठीक है। जहां तक SSC JE एग्जाम की बात है, तो बेसिकली मेंस एग्जाम्स में कंपोजिट सेक्शन का क्वेश्चन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, या इसके बाद एक और टॉपिक आएगा आप लोगों का थर्मल स्ट्रेस। क्वेश्चंस आते हैं तो बेसिकली इन्हीं दो में से, इन दो टॉपिक में से स्ट्रेस स्ट्रेन के क्वेश्चंस आप लोगों के आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों की कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। एक बार और देख लीजिए, हॉलो ट्यूब है, कंप्रेसिव लोड अप्लाइड है, बोथ ट्यूब्स एंड रॉड आर क्लैम्प्ड एट द एंड्स, ठीक है। सो वी एज्यूम दैट डिफॉर्मेशन इन 1 विल बी इक्वल टू द डिफॉर्मेशन इन 2, ठीक है। ये एजम्पशन की बात नहीं, ये तो एक सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिकल ही आप लोग देख सकते हैं। सो आपको कंपैटिबिलिटी इक्वेशन मिलता है व्हाट, दैट एप्सिलॉन 1 इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन 2। इक्विलिब्रियम इक्वेशन आप लोगों के पास है W1 plus W2 इज इक्वल्स टू P, ठीक है। ये दो इक्वेशंस यूज करके आप लोग इंडिविजुअल लोड इन द सेक्शंस कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज योर W1 एंड W2 जो हमने यहाँ पे एज्यूम करते चला है, ठीक है। एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल हम न्यूमेरिकल सेक्शंस में देखेंगे, अभी हम थ्योरेटिकल पार्ट ही कवर कर रहे हैं, ओके। अभी तक हमने इलास्टिक कांस्टेंट्स के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। ये दो इलास्टिक कांस्टेंट्स हमने स्टडी किया था, जिसमें हम ये अज्यूम कर रहे थे कि बॉडी इज लोडेड इन अ यूनिएक्सियल कंडीशन और देयर इज अ यूनिएक्सियल लोडिंग इन द मटेरियल, ठीक है। तब हम क्या था, वहां पे हम लेटरल स्ट्रेन जो था, नाउ व्हाट विल बी लेटरल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल, दैट मींस अलोंग द एक्सिस जो आप लोग स्टडी करेंगे वो आप लोग का लॉन्गिट्यूडनल मींस टुवर्ड्स द लेंथ, लेंथ वाले पोर्शन में जो एक्सिस है दैट इज योर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ओके। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में जो आप लोगों का इलास्टिक सॉरी स्ट्रेन था वो हमने स्टडी किया था, बट इफ देयर इज अ बाईएक्सियल और ट्राईएक्सियल लोडिंग, ठीक है। ये आप लोग यहाँ पे एक इमेज देख सकते हैं, दिस इज अ क्यूब विच इज लोडेड विद अ ट्राईएक्सियल लोडिंग। ट्राईएक्सियल क्यों बोला गया, लेट अस से दिस इज योर लॉन्गिट्यूडनल पार्ट, ठीक है, ये हम लॉन्गिट्यूडनल मान लेते हैं। सो दिस लोड विल योर लॉन्गिट्यूड, दिस इज योर लॉन्गिट्यूडनल लोड, this will be called as your lateral load in your width section, and this will be called as your lateral load in your thickness portion, ठीक है। LBH लेंथ विड्थ हाइट आप लोग जो कंसिडर करते हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल मान के चलिए आप लोगों का लेंथ हो गया, this can be said as your width and this can be considered as your height। so this is an example of your triaxial loading, ठीक है। तो हमने लीनियर स्ट्रेन कैलकुलेशन के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आया, हमने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यूज किया और हमने उसको अप्लाई किया, ठीक है। बट व्हाट अबाउट द लेटरल स्ट्रेन पार्ट, ठीक है, कि एक लोड से क्या हमारे बाकी सेक्शन भी हैम्पर होंगे, ऑब्वियस सी बात है इट विल हैम्पर, कि बिकॉज अगर आपके पास सपोज एक पेन है, पेन को अगर आप लोग एलोंगेट करते हो, ठीक है, तो डेफिनेटली इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ रिड्यूस होगा, ठीक है। या अगर आप लोग इसको कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेस करने पे क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया
will increase. ठीक है, तो अभी तक हमने उसको सिर्फ लीनियर स्ट्रेन के बारे में स्टडी की थी. नाउ देयर कम्स अ टर्म कॉल्ड एज पॉइजन्स रेशियो. ठीक है, व्हाट इज दिस पॉइजन्स रेशियो? पॉइजन्स रेशियो सेज द रेशियो बिटवीन लेटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन. ठीक है, लेटरल टू लीनियर. लीनियर हमने पढ़ लिया, लेटरल अभी हमने बताया जो आपके बाकी एक्सेप्ट योर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, बाकी जो दो पोर्शन होंगे आपके, ठीक है, थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का, वहां पे आप लोगों के क्या जनरेट होगा? वो लेटरल स्ट्रेन जनरेट होगा, सॉरी लेटरल स्ट्रेन होगा. ओके, और वहां पे जो स्ट्रेसेस कहलाएंगे दैट विल बी कॉल्ड एज योर लेटरल स्ट्रेसेस. क्लियर है? सो द रेशियो बिटवीन लेटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन इज अ कांस्टेंट. ठीक है, याद रखिएगा, इज अ कांस्टेंट विच इज नोन एज योर पॉइजन्स रेशियो. ठीक है, पॉइजन्स रेशियो ये आप लोगों का आ गया. तो पॉइजन्स रेशियो क्या है? लेटरल टू लीनियर स्ट्रेन. ठीक है, इसकी वैल्यू, इसको हम डिनोट करते हैं म्यू से. ठीक है, इनिशियल वीडियो मैंने बनाया था. जो भी आपके सिंबल्स हैं जिसको हम डेजिग्नेट कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चंस में दिया रहता है कि दे हैव देयर ओन यूजुअल मीनिंग्स, तो आप लोगों को कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है. इट इज डिनोटेड बाय म्यू. ओके, वैल्यू जनरली रेंजेस फ्रॉम योर 0 to 0.5. ठीक है, तो पॉइजन्स रेशियो क्यों इंपॉर्टेंट है स्टडी के लिए? बिकॉज हमने लीनियर स्ट्रेन की स्टडी की थी बट लेटरल की स्टडी नहीं की थी. तो लेटरल स्ट्रेन को कैलकुलेशन के लिए, उसको समझने के लिए, देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज योर पॉइजन्स रेशियो. इट इज अ कांस्टेंट. ओके, डिनोटेड बाय म्यू, एंड वैल्यू वेरीज फ्रॉम 0 to 0.5. ठीक है, तो अब हम धीरे धीरे एक एक टॉपिक को आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में. यूनिएक्सियल लोडिंग कंप्लीट हुई. नाउ अगर हमारा बॉडी थ्री डायमेंशनल है, कोई बीम है, कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो लीनियर स्ट्रेन कैलकुलेट करने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, लीनियर स्ट्रेस कैलकुलेट करने से हमको काम नहीं चलेगा, बट वी हैव टू कैलकुलेट द ओवरऑल change in the dimension of the body. ठीक है, तो when we say the overall dimension of a three dimensional object, तो वो आपका बेसिकली कहलाता है वॉल्यूम चेंज. ठीक है, और चेंज इन द वॉल्यूम. ओके, सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द चेंज इन द वॉल्यूम, दिस पॉइजन्स रेशियो विल बी हेल्पफुल टू सॉल्व द प्रॉब्लम. ठीक है, ओके, यहाँ तक हमने स्टडी कर ली. नाउ व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ देयर इज अ लोडिंग इन द बॉडी and a volumetric stress is generated. Clear है? When there is a loading in the body and a volumetric strain or volumetric strain is generated in the body, उस केस में आप लोगों को क्या स्टडी करनी है? So there comes a constant called as your bulk modulus. ठीक है, modulus of elasticity was your first elastic constant, second elastic constant was your modulus of rigidity, third one is your bulk modulus. ठीक है, when a body is subjected to three mutually perpendicular stresses. ठीक है, ये जो थ्री mutually perpendicular stress आप लोग देख रहे हैं, this is basically called as your triaxial loading condition. ठीक है, स्ट्रेस है तो हम डायरेक्ट इसको स्ट्रेस नहीं बोलते, इसके देयर इज अ ट्राइएक्सियल लोडिंग कंडीशन. ओके, ऑफ इक्वल इंटेंसिटी, देन व्हाट दिस बल्क मॉडुलस से, द डायरेक्ट स्ट्रेस टू द करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम स्ट्रेन. ठीक है, डायरेक्ट स्ट्रेस क्या हो जाएगा? स्ट्रेस ड्यू टू दिस लोड P इन योर लेंथ डायरेक्शन, स्ट्रेस ड्यू टू लोड P इन योर विड्थ डायरेक्शन और ब्रेड्थ डायरेक्शन, स्ट्रेस ड्यू टू लोड P इन योर हाइट. ओके, सो L B H तीनों आपके एक्सिस में जो भी लोडिंग हो रही है वहां पे जो स्ट्रेस जनरेट होगा, डायरेक्ट स्ट्रेस की बात हो रही है. सो द रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस टू द करस्पॉन्डिंग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यहाँ पे क्या होगा? Just because for on application of this load there will be, suppose this is a compressive load, so in this case the length will decrease but the width will increase and corresponding this height will increase. Okay, same corresponding on the application of this load P, the width will decrease but the length and height will increase. So in order to calculate the overall change in the volume, okay, we have to calculate its volumetric strain, that is strain in all the three mutually perpendicular axes. Clear है यहाँ तक? So this ratio of direct stress to the corresponding volumetric strain is called as your bulk modulus. ठीक है,
डेफिनेशन याद रखिएगा, कभी कभी डायरेक्ट स्टेटमेंट देके आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज बेसिकली योर बल्क मॉडुलस। क्लियर है यहाँ तक? तो दिस बल्क मॉडुलस इज डिनोटेड बाय कैपिटल के। ओके, दिस कैपिटल के इज इक्वल्स टू माइनस पी अपॉन डेल वी बाई वी। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर व्हाट इज दिस माइनस, यहाँ पे ये नेगेटिव साइन क्या कर रहा है न्यूमरेटर पोर्शन में। ठीक है, सो यू कैन से जब भी आप लोगों का चेंज इन वॉल्यूम था, ओके, कंप्रेसिव स्ट्रेस था या कंप्रेसिव स्ट्रेन की बात जब हम करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों को क्या मिलता है कि देयर इज अ चेंज इन द डायमेंशन। ओके, जो इनिशियल लेंथ था माइनस जो फाइनल लेंथ होगा दैट वैल्यू विल बी योर नेगेटिव। क्लियर है? हेंस यहाँ पे जो नेगेटिव साइन आप लोग देख रहे हैं कि वी आर एज्यूमिंग दैट द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विल बी नेगेटिव इन नेचर। ठीक है, स्ट्रेन है तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। सो अल्टीमेटली द वैल्यू ऑफ के, ओके, बल्क मॉडुलस, इसकी भी यूनिट आप लोगों की क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इन योर सिस्टम इंटरनेशनल। ओके, एंड दिस इज योर लोड पी, सॉरी दिस इज योर लोड स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस जो है P। क्लियर है? दिस इज योर ऑल्सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस P इज बेसिकली कॉल्ड एज योर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ओके, ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जब हम थिन एंड थिक सेल का टॉपिक पढ़ेंगे, बेसिकली आप लोगों के सिलेबस में थिन सेल है, थिन सेल पढ़ेंगे, वहां पे ये देखेंगे व्हाट इज बेसिकली योर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, द नेगेटिव साइन टेकिंग अकाउंट ऑफ द रिडक्शन इन वॉल्यूम। वही चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की कि जो वॉल्यूम आप लोगों का रिड्यूस होगा दैट विल बी नेगेटिव इन नेचर, हेंस यू विल बी गेटिंग अ नेगेटिव स्ट्रेन वैल्यू। ठीक है, नाउ तीनों इलास्टिक कांस्टेंट हमने अभी तक स्टडी कर लिया है। अब तीनों इलास्टिक कांस्टेंट में हमको क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द रिलेशन बिटवीन द इलास्टिक कांस्टेंट्स ई एंड के, इलास्टिक कांस्टेंट ई एंड जी, एंड देन द रिलेशन बिटवीन ई के एंड जी या ई के एंड सी यू कैन से। ठीक है, अभी आप लोगों ने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन देखा, आई थिंक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का ये डायग्राम थोड़ा सा आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। नाउ अब मूव करते हैं हम रिलेशन बिटवीन E एंड K। दिस E इज योर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दिस K इज योर बल्क मॉडुलस। ठीक है, दिस इज योर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, दिस इज योर नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, ये दोनों डेफिनेशन दिमाग में बैठा लीजिए। तो नाउ व्हाट दिस रिलेशन सेज, द अबव फिगर रिप्रेजेंट्स अ क्यूब। हमने क्यूब देख लिया, देयर इज अ कंप्रेसिव लोडिंग। ठीक है, ये माइनस पी क्यों लिखा हुआ है, बिकॉज देयर इज अ यू कैन से द स्ट्रेस माइनस पी माइनस पी माइनस पी। ठीक है, प्रेशर, यूनिफॉर्म प्रेशर, ये जो वर्ड आप लोग यूज कर रहे हैं, हम स्ट्रेस के नॉर्म से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज दिस, दिस इज ए शॉर्ट ऑफ योर स्ट्रेस। ओके, सो द लीनियर स्ट्रेन इन ईच डायरेक्शन। अब हर एक डायरेक्शन में आप लोगों का लीनियर स्ट्रेस क्या होगा। हाँ, अब आप लोग ये देखना है कि हाउ वी जनरेट द इक्वेशन फॉर योर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्लियर है? ओके, तो आप लोगों को कैसे बनाना है, द इक्वेशन सेज दिस इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ योर इक्वेशन। ये आप लोगों की के की वैल्यू मिली। सो स्ट्रेन, जो लीनियर स्ट्रेन होता है दैट इज योर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। सो दिस इज योर स्ट्रेस, P यहाँ पे स्ट्रेस को डिनोट कर रहा है। ठीक है, फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, अदरवाइज नॉर्मल स्ट्रेस अपन सिग्मा से डिनोट करते हैं। सो दिस इज P अपॉन E, वाई दिस इज माइनस, जस्ट बिकॉज दिस इज अ कंप्रेसिव लोड। ओके, अब जब इसमें आपको नेगेटिविटी मिल रही है तो बाकी डायरेक्शंस आपके क्या हो जाएंगे, बाकी डायरेक्शन पॉजिटिव मिलेंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि ये जो आपका डायरेक्शन मिलेगा आप लोगों को, ठीक है, जिस डायरेक्शन, जिस लोडिंग की हम बात करेंगे, अदर टू डायरेक्शन विल बी कंसिडर्ड एज योर पॉजिटिव। सो इफ in your longitudinal direction you are getting this is minus p by e, so this will be equal to mu times p upon e, but this is positive. पॉजिटिव मीन्स इस डायरेक्शन में आपका प्लस हो रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेस का कंपोनेंट या वहां पे जो है आपका वॉल्यूम लेंथ जो है डिक्रीज नहीं हो रहा है, लेंथ इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, बट वाई दिस म्यू इज एडेड हियर। ठीक है, म्यू हमने मल्टीप्लाई क्यों किया, जस्ट बिकॉज ये आप लोगों का लीनियर स्ट्रेन है। ठीक है, बट ये जो पोर्शन आप लोग देख रहे हैं दिस इज योर लेटरल स्ट्रेन। ठीक है, ये लेटरल स्ट्रेन वाला पोर्शन है। तो जब हम लीनियर स्ट्रेन का इक्वेशन जनरेट कर रहे हैं और वहां पे एक लेटरल पोर्शन हमारे पास आ रहा है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए वी हैव दिस पॉइजन्स रेशियो,
लेटरल स्ट्रेन टू द लीनियर स्ट्रेन। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया म्यू पी अपॉन ई प्लस म्यू पी अपॉन ई। दिस विल बी योर विड्थ एंड यू कैन से दिस विल बी योर हाइट पोर्शन। एलपीएच अगर 3 डायमेंशन बॉडी का हम कंसिडर करें, दिस इज इक्वल्स टू माइनस पी बाई ए 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, ये क्या आ गया आप लोगों का, इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट माइनस पी बाई ए, ओके, एंड 1 माइनस 2 म्यू। बट we know volumetric strain is equals to sum of your linear strain। ये कैसे हुआ, ओवरऑल वॉल्यूम में चेंज क्या होगा, चेंज इन लेंथ प्लस चेंज इन विड्थ प्लस चेंज इन द थिकनेस। ठीक है, तो जो तीनों डायरेक्शन में आपके जो वॉल्यूम चेंज होंगे, तीनों डायरेक्शन में जो लीनियर स्ट्रेन होगा वही होगा आपका ओवरऑल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, सो ये कहाँ से मिला, बाय डेफिनेशन के वी आर गेटिंग माइनस पी अपॉन डेल वी बाई वी, दिस इज योर बल्क मॉडुलस। ओके, बल्क मॉडुलस का सीधा आप लोगों का जो इक्वेशन डेफिनेशन के हिसाब से जो आपको कोई वो मिला है, फ्रैक्शन मिला है माइनस पी अपॉन डेल वी बाई वी, और के इज इक्वल्स टू माइनस पी। अब डेल वी बाई वी आप लोगों को क्या मिल रहा है, दिस विल बी ई, सॉरी यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ पे होगा कैपिटल ए आप लोगों का इस ए की जगह पे, तो दिस इज माइनस पी बाई ई 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, now this p upon minus 3pe upon 1 minus 2p, ये जो इक्वेशन आप लोगों ने बनाया है, ये वैल्यू आप लोगों ने इक्वेशन जनरेट किया है, दिस इज द लीनियर स्ट्रेन इन अ सिंगल एक्सिस। बट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के केस में देयर इज अ ट्राइएक्सियल लोडिंग कंडीशन, यहाँ आप लोगों ने देखा है। ठीक है, सो जब इंडिविजुअल तीनों हम एक्सिस के लिए इक्वेशन जनरेट करेंगे, देन वी व्हाट वी विल गेट, this will be multiplied by 3। ओके, बिकॉज यहाँ पे आप लोगों का जो स्ट्रेस लग रहा है, प्रेशर जो आप लोग दे रहे हैं आउटसाइड से, वो आप लोगों का क्या है, कांस्टेंट है। हर इक्वेशन में सिर्फ ये रिलेशन के लिए आप लोगों के लिए ये हम 3p अज्यूम कर सकते हैं, बट वेन एवर यू सॉल्व द न्यूमेरिकल फॉर द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन प्रॉब्लम और बल्क मॉडुलस प्रॉब्लम, यू हैव टू कैलकुलेट दिस द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन दिस फॉर्मेट। ठीक है, ऐसा करके आप लोगों को बनाना है, सीधे वैल्यू अगर आप लोग ऐसा ले लेंगे तो वो आप लोगों का इक्वेशन गलत हो जाएगा, आप लोगों का सॉल्यूशन गलत आएगा। ठीक है, so this k is equals to minus p upon minus 3p by e 1 minus 2 mu। okay, this value is being multiplied by 3 because तीनों एक्सिस के लिए हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। now on solving this above equation, what we are getting, k is equals to, this goes e in the numerator portion, e upon 3 1 minus 2 mu। ये जो सिग्मा p और p है यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड फाइनली व्हाट यू आर गेटिंग, e is equals to 3k 1 minus 2 mu। ये फॉर्मूला अच्छे से आप लोगों को समझना है, दिमाग में बैठा के रख लीजिए, इससे एक ना एक क्वेश्चन आप लोगों का रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से आता ही है। ठीक है, आइदर दे विल प्रोवाइड यू द वैल्यू ऑफ म्यू and E is given, you have to calculate the value of K, और E and K are given, you have to calculate the value of mu। कुछ भी दे सकता है, तीन आपके वेरिएबल है, तीनों वेरिएबल में से कोई दो वेरिएबल दे के आपको एक वेरिएबल कैलकुलेट करने आ सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। नाउ हमने E और K में एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर लिया अभी, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द रिलेशन बिटवीन E एंड G। इसको थोड़ा अच्छे से समझना है। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज वहां पे लीनियर स्ट्रेस की बात हो रही थी, तो लीनियर स्ट्रेस में उतना ज्यादा कुछ तकलीफ नहीं है देखने को, बट व्हेन वी आर मूविंग टू द रिलेशन बिटवीन लीनियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस की बात हो रही है, तो पहले आपको शियर कंपोनेंट समझना पड़ेगा। ओके, सो जस्ट वी आर गोइंग विद दिस डायग्राम, ये इस पिक्चर का आप लोग देखिए, व्हाट वी आर गेटिंग इज whenever a body is loaded, suppose consider a body A B C। ठीक है, इस ABC में क्या होता है, this load sigma is acting, suppose a load P is acting, you can assume a load P is acting over here given by a stress of value sigma। ठीक है, so एक आप लोगों का प्लेन होता है, बेसिकली प्रिंसिपल प्लेन का कॉन्सेप्ट हम आगे यूनिट पे इनकी इसका स्टडी करेंगे। so there is a plane where this sigma and tau are acting। ठीक है, so in order to calculate where this linear stress and shear stress are acting at the same time, we have to calculate the relation between E and G। ठीक है, so in order to establish the relation between a pure shear and a pure normal system, a point in an elastic material we have to consider। okay, तो आप लोग इस इक्वेशन को देखिए, applied stresses are sigma tensile on AB and sigma compressive on BC।
ठीक है, डायरेक्शंस आप लोग देख सकते हैं, जो डायरेक्शन है आपका दिस इज कंप्रेसिव, ये डायरेक्शन अगर आप लोग देखेंगे तो ये डायरेक्शन दिस इज योर टेंसाइल। AB में AB को एलोंगेट करने की कोशिश कर रहा है, BC को कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हमने नेचर ऑफ लोड जो है डिफाइन कर दिया है, दिस इज टेंसाइल एंड दिस इज योर कंप्रेसिव। ठीक है, if stress component of plane AC at 45 degree to AB and sigma and theta भी। ओके, ये 45 पे क्यों हुआ? बिकॉज वी assume that this tau exists at a maximum value of the tau has the maximum value at an angle of 45 degree in a component। ठीक है, shear जनरली मटेरियल कहाँ से होता है, तो आगे जो आप लोग देखेंगे रिलेशन, उसमें आपको ये मिलेगा कि एट द वैल्यू थीटा, सपोज कंसिडर दिस वैल्यू इज योर थीटा, तो ये जो प्लेन होगा आप लोगों का दिस विल कॉज योर shear प्लेन, एंड इसी में आप लोगों की मैक्सिमम shear स्ट्रेस की वैल्यू आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, देन द फोर्स एक्टिंग आर शोन टेकिंग द एरियाज ऑन AC एंड अ यूनिट। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि ड्यू टू दिस सिग्मा एंड अ shear एक्टिंग ऑन अ प्लेन, ओके, अ नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एंड shear स्ट्रेस दिस इज टाउ। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, नाउ वी विल रिजॉल्व दिस फोर्सेस, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आप लोगों ने देखा होगा, तो रिजॉल्विंग अलोंग एंड राइट एंगल टू AC, ओके, राइट एंगल टू AC दैट मीन्स इस डायरेक्शन में जब अपन उसको रिजॉल्व करेंगे, सो व्हाट वी विल बी गेटिंग सिग्मा बाय रूट टू साइन 45। ठीक है, नाउ सिग्मा बाय रूट टू, सिग्मा बाय रूट टू, ये क्यों हुआ, एक स्ट्रेस आप लोगों का सिग्मा इस डायरेक्शन में इस पर्टिकुलर प्लेन में एक्ट कर रहा है, दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग 45 डिग्री, तो ये कंपोनेंट आपका सिग्मा बाय रूट टू हो जाएगा, दिस विल बी योर साइन 45, दिस विल बी योर कॉस 45, सॉरी दिस विल बी योर साइन 45, दिस विल बी योर कॉस 45, तो ये आप लोगों का 1 बाय रूट टू 1 बाय रूट टू की वैल्यू आप लोगों को मिलेगी, दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय योर सिग्मा, तो ये दो कंपोनेंट आप लोगों को स्ट्रेस के मिल गए। ओके, सो सिग्मा बाय 2 साइन 45 प्लस सिग्मा बाय रूट टू कॉस 45। ठीक है, जब आप लोग इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करोगे इस प्लेन के अकॉर्डिंग, यहाँ से आप लोगों ने एक स्ट्रेट लाइन ऐसा लिया और इसको रिजॉल्व करने की कोशिश की, सो देन व्हाट यू विल बी गेटिंग टाउ थीटा इक्वल टू सिग्मा बाय रूट टू साइन 45 बाय सिग्मा बाय रूट टू कॉस 45। ठीक है, तो ये वैल्यू आप लोगों को क्या मिली, दिस इज इक्वल टू योर सिग्मा एंड सिग्मा थीटा। ठीक है, जब आप लोग सिग्मा के कंपोनेंट रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, हमने टाउ डायरेक्शन में किया, अब सिग्मा डायरेक्शन में करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट मींस योर वाई डायरेक्शन, तो सिग्मा बाय रूट टू कॉस 45 माइनस सिग्मा बाय रूट टू साइन 45। ठीक है, ये टाउ थीटा और ये सिग्मा थीटा लिखा है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, टाउ थीटा दैट मींस योर इन योर, अगर आप लोग ये इसको बेस प्लेन कंसिडर करते हैं, तो दिस विल बी योर कंसिडर एज एक्स एक्सिस, दैट विल बी योर समेशन fx and this will be your summation fy। okay, so this will be equals to 0। okay, so pure shear on plane at 45 degree, ठीक है, टू AB एंड BC। अब क्या होगा, जब हम shear में देख रहे थे तो टेंजेंशियल फोर्स लग रहा था, ठीक है, उसी टेंजेंशियल फोर्स की वजह से आप लोगों का क्या है, एक shear स्ट्रेस आप लोगों का जनरेट हुआ, तो जब से आप लोग देखेंगे प्लेन, सो अ प्योर shear ऑन अ प्लेन एट 45 डिग्री, तो 45 डिग्री में एक प्योर shear का जो प्लेन आप लोगों को मिल रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट व्हाट यू विल गेटिंग, आप लोगों का जो कंपोनेंट है उस इस तरीके से डिजाइन हो गया, दिस इज कॉल्ड एज बेसिकली योर स्ट्रेस कंपोनेंट डायग्राम। ठीक है, a square element ABCD sides of constant length action of equal normal stresses sigma tension and compression, okay, and EFGH is a pure shear of equal magnitude sigma। why this EFGH को हमने ऐसा क्यों बनाया, बिकॉज ये आप लोगों का क्या है, ये shear का प्लेन है। ठीक है, कि बॉडी अगर shear होती है तो नॉर्मल स्ट्रेस कंपोनेंट के करस्पॉन्डिंग वो कितना डिग्री टिल्ट हो रही है, तो देन यू कैन से यहाँ पे आप लोगों को 45 डिग्री हमने अज्यूम किया था, अब उसी कितना डिग्री वो टिल्ट होगा वो वैल्यू हमको बेसिकली कंप्यूट करनी है, एंड व्हाट दिस 5/4 प्लस 5/2। ठीक है, ये फाई आप लोगों को क्या मिल रहा है, ये आप लोगों का जो स्ट्रेन का कंपोनेंट था, फाई आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो बेसिकली आप लोगों का क्या था, एक एंगल के फॉर्म में मिलता था। ठीक है, जो शेयर स्ट्रेन की बात हो रही है, तो ये आप लोगों को वो एंगल मिल रहा है। क्लियर है यहाँ तक? सो लीनियर स्ट्रेन इज गिवन बाय सिग्मा बाय ई प्लस म्यू सिग्मा बाय ई, ये आप लोगों ने पढ़ा है। ओके, सो लेट्स से दिस ई इज इक्वल्स टू म्यू बाय ई 1 प्लस म्यू। ठीक है, दिस इज योर सिग्मा बाय ई 1 प्लस म्यू, ये इक्वेशन आप लोगों को मिल गया। ओके, नाउ लीनियर स्ट्रेन इन डायरेक्शन HF, ये आप लोगों का EG डायरेक्शन में, EG डायरेक्शन दैट मींस दिस डायरेक्शन, यहाँ पे आप लोगों को क्या था, जो स्ट्रेस कंपोनेंट था या लोडिंग थी वो टेंसाइल लोडिंग थी,
नाउ जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं HF डायरेक्शन में, यू विल बी गेटिंग दिस वैल्यू एज योर माइनस, ठीक है। तो माइनस सिग्मा बाई ई माइनस म्यू सिग्मा बाई ई, ओके, दिस विल बी इक्वल्स टू योर स्ट्रेन इन द FH line या FH डायरेक्शन, ठीक है। So the total strength of EO and HO are 1 plus E and 1 plus mu respectively. अब देखिए, अब ये क्या बोल रहा है, E, okay, this is your E, O and HO, ठीक है। O means that you're basically origin की बात हो रही है, this is O, ठीक है। So what you are getting, the strain is 1 plus E and 1 plus 1 minus epsilon respectively, okay। अब ये क्या होगा, this is 1 minus E, this is 1 plus E, ये हमको क्यों मिल रहा है, बिकॉज एक डायरेक्शन पे आप लोगों का स्ट्रेन कम होगा और वो डिपेंड करेगा आपका ओवरऑल माइनस द जितना स्ट्रेन आप लोगों का कंपोनेंट में होगा, ओके। नाउ नेक्स्ट विल बी द शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन का आप लोगों ने फॉर्मूला देखा था, दिस शियर स्ट्रेन इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई जी, ठीक है। देन व्हाट इज दिस, बेसिकली और सिग्मा कॉल्ड एज, सिग्मा आप लोगों का स्ट्रेस कंपोनेंट था और जी क्या था आप लोगों का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, okay. On element EFG and the angle EHG will increase to pi by 4 and angle EHO is equals to pi by 4 plus 5 by 2. अब ये क्यों हो रहा है, जैसे ही आप लोगों का ये कंपोनेंट श्रिंक होने के, this will try to elongate, this will try to compress, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में आप लोगों का लीनियर स्ट्रेन हो रहा है, ये कंप्रेस होके कुछ F पोजीशन यहाँ कुछ आ जाएगा, okay, F will move inside, E will move outside. So what you will getting, जैसे ये E ऊपर की तरफ मूव करेगा, so this पाई बाई 4 45 डिग्री आप लोगों का इंक्रीज हो जाएगा, और वो कितना इंक्रीज होगा, वो इंक्रीज होगा जितना आप लोगों का शियर स्ट्रेन होता है, ठीक है। सो दिस पाई बाई 4 प्लस सिग्मा बाई 2 यू विल बी गेटिंग कि जो EF पोर्शन आप लोगों ने देखा है वहां पे आप लोगों को वैल्यू मिल जाएगी पाई बाई 4 प्लस 5 बाई 2, ठीक है। तो अगर हम ये ट्रायंगल कंसिडर करते हैं EHO, ठीक है, तो EHO में आप लोगों को क्या मिलेगा, EO अपॉन HO, व्हाट इज दिस EO, perpendicular upon base, this is your tan theta. So this tan pi by 4 plus 5 by 2 will be equal to 1 plus strain upon 1 minus strain value, ठीक है। अब ये स्ट्रेन वैल्यू क्यों आ रही है, तो यहाँ पे आप लोगों के नॉर्मल स्ट्रेसेस भी तो लगे हैं, ठीक है, तो वो वैल्यू भी तो आपको कंसिडर करनी है। तो आप लोगों ने वो लेके चला tan पाई बाई 4 प्लस वी बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई, ठीक है। tan a प्लस बी का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने पढ़ा होगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। तो हमने इस फॉर्मूले को रिजॉल्व कर दिया, tan पाई बाई 4 इज योर 1, दिस 5 बाई 2, tan 5 by 2 जनरली हम assume करते हैं कि the value of tan 5 by 2 is very small, hence let us consider tan 5 by 2 approximately equals to your 5 by 2, ठीक है। And this denominator again, this will be 1, this tan 5 by 2 we have considered as 5 by 2. So what you are getting is epsilon, ठीक है। जो इक्वेशन बना आप लोगों का 1 plus e upon 1 minus e is equals to 1 plus 5 by 2 पर 1 minus 5 by 2. On solving this equation, what you will be getting is epsilon is equals to 5 by 2. That is, the normal strain is equals to shear strain divided by 2. ठीक है। Now, आप लोगों के पास एक वैल्यू आई थी म्यू अपॉन ई, सॉरी सिग्मा अपॉन ई 1 प्लस म्यू, ठीक है। और जो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला, सॉरी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का फॉर्मूला था, तो ई यू आर गेटिंग 5 by 2. Shear strain what you are getting is sigma by g, okay. So from here what you will get, putting this value epsilon in the equation here and putting the value of 5 from here, what you will get 1 plus mu sigma by is equals to sigma upon 2g. इस phi की वैल्यू क्या थी, sigma by g, normal shear stress upon modulus of rigidity. So on solving this equation what you will get, E is equals to 2g 1 plus mu, ठीक है। ये आप लोगों का एक फाइनल इक्वेशन रिलेशन आता है E और G के, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बीच में, ठीक है। तो एक रिलेशन आप लोगों ने देखा, यू आर गेटिंग द वैल्यू एज E इज इक्वल्स टू 3 के 1 माइनस 2 म्यू। सेकेंड व्हाट यू आर गेटिंग इज E इज इक्वल्स टू 2G 1 प्लस म्यू, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन आप लोग लिखते हैं, दोनों इलास्टिक कांस्टेंट्स को कंपेयर करते हैं, सॉरी तीनों इलास्टिक कांस्टेंट को, and finally on solving the equation, the value what you are getting, E is equals to 9g k upon 3g plus 3k,
this equation or this relation is basically the relation between the elastic constant E, G and K. ठीक है, जब आप लोगों से पूछता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड बल्क मॉडुलस, तब आपको बताना है दिस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी multiplied by bulk modulus upon modulus of rigidity plus 3 times of your bulk modulus. ठीक है, ये क्वेश्चन जनरली एग्जाम्स में पूछता है, आइदर यहाँ पे 3 वेरिएबल्स आप लोगों को दिख रहे हैं, कोई 2 वैल्यू देख के आप लोगों को तीसरे की वैल्यू कैलकुलेट करने पूछ सकता है. ठीक है, तो दिस कंप्लीट्स योर बेसिक 3 इलास्टिक रिलेशन बिटवीन द इलास्टिक कांस्टेंट्स. ओके, आज के लेक्चर में हमने इलास्टिक कांस्टेंट्स के बारे में पूरी स्टडी कर ली. नाउ फर्दर सिंपल स्ट्रेन के टॉपिक में ये 3 इलास्टिक कांस्टेंट्स ही आप लोगों को स्टडी करना था और इसके बेसिकली न्यूमेरिकल हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे. अभी हम थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा कंप्लीट कर लेते हैं. ओके, एक टॉपिक और है, ये कवर करके ये वीडियो क्लोज करेंगे. नेक्स्ट कम्स योर टेम्परेचर स्ट्रेस. ठीक है, यहाँ लिखा टेम्परेचर स्ट्रेस है, बट व्हेन वी स्टडी और व्हेन वी प्रोनाउंस इट वी कॉल्ड एज योर थर्मल स्ट्रेस. ठीक है, व्हाट इज दिस थर्मल स्ट्रेस? तो थर्मल स्ट्रेस के बारे में थर्मल वर्ड से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, हीट या टेम्परेचर. ठीक है, एंड व्हाट इज स्ट्रेस? दिस इज द स्ट्रेस जनरेटेड ड्यू टू द चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन में आप लोग बता सकते हैं कि the temperature stress is basically the stress generated in any portion due to the change in temperature of the body. ठीक है, उसके लिए बेसिकली पुराने जो आपके अंडरस्टैंडिंग है स्ट्रेसेस इन कंपोजिट सेक्शन अभी हमने जो देखा वही कॉन्सेप्ट आप लोगों को यूज करना है, बट एक स्पेशल चीज जो बस थर्मल कॉन्सेप्ट में आप लोगों की एड ऑन हो जाती है या जो सिर्फ समझने की चीजें हैं, ठीक है, वो मैं आपको इस टॉपिक में एक्सप्लेन कर देता हूँ. टेम्परेचर स्ट्रेसेस इन कंपोजिट बार. Let us assume कि there is a sigma 1 stress in the bar, okay, and strain in the brass. ये जो टर्म आप लोग देख रहे हैं, this is only the term that is being added in your temperature stress. ये कहलाता है आप लोगों का coefficient of linear expansion. ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की वैल्यू कांस्टेंट होती है फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल. हर एक मटेरियल के लिए एक ही वैल्यू नहीं होती. इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल. लाइक ऐसे कि ब्रास के लिए हमने अज्यूम किया है, आप न्यूमेरिकल में देखेंगे तो यू विल गेट द डिफरेंट वैल्यूज. ठीक है, आंसर को कैसे पकड़ना है या सॉल्यूशन कैसे लाना है वो हम न्यूमेरिकल में आप लोगों को मैं बेसिक हिंट दूंगा. अभी आप लोग सिर्फ थ्योरी समझिए कि there is a stress sigma, the strain is epsilon, and the coefficient of linear expansion is given by your alpha 1 and A1 is the area of cross section. ठीक है, another material में सेम nomenclature आप लोग ले लीजिए. ठीक है, सबस्क्रिप्ट डाल लीजिए 2 to 2. ओके, नाउ कंप्रेसिव स्ट्रेस का जब हमने हम सेक्शन देखा था, ठीक है, तो उसमें हमने क्या एज्यूम किया था? वी हैव एज्यूम दैट देयर विल बी द डिफॉर्मेशन विल बी इक्वल. ठीक है, बट थर्मल स्ट्रेस के कॉन्सेप्ट में व्हाट वी आर बेसिकली एज्यूमिंग इज sigma 1 A1, this is your basically your load. ठीक है, stress multiplied by area is your load. So this sigma 1 A1 will be equal to sigma 2 A2. Okay, and the final strain what you will be getting in an object will be the total strain will be equal to the normal strain plus the temperature strain. ठीक है, now what is the thermal strain? This is basically your this coefficient of thermal expansion multiplied by the temperature. जितना डिग्री rise of temperature डिग्री fall of temperature आप लोगों को दिया होगा, this is basically your change in temperature. ठीक है, so on resultant what we will be getting कि let L is the original length of the body, T is the temperature in the body, alpha is the coefficient of expansion. So the change in length या delta L आप लोग बोल लीजिए, this will be equal to length multiplied by coefficient of expansion multiplied by the thermal temperature change. Okay, so basically strain आप लोगों का क्या आ जाता है? alpha multiplied by T and the stress will be given by sigma is equals to epsilon into E. ठीक है, तो थर्मल स्ट्रेस की जब बात होती है तो थर्मल स्ट्रेस बेसिकली आप लोगों का क्या हो जाएगा? दिस सिग्मा थर्मल स्ट्रेस आप लोग जब बोलेंगे दिस E अपॉन del L by L will be your epsilon. This epsilon is equals to sigma by E. So this sigma temperature stress will be equal to capital E multiplied by alpha delta T. ठीक है, और यही होता है आप लोगों का बेसिकली थर्मल स्ट्रेस.
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो जनरली थर्मल स्ट्रेस से पूछता है, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल the body is been restricted by any stopper or by any flange by or any sort of ends, ठीक है, जब तक बॉडी में किसी भी तरीके कंसिडर कीजिए ये बॉडी है, ठीक है, ये एक बीम है और यहाँ पे आप लोगों को कुछ क्लियरेंस मिला हुआ है, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से क्या हो सकता है, द बॉडी विल एलोंगेट, बॉडी एलोंगेट होगी, बट बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछता है कि व्हाट विल बी द थर्मल स्ट्रेस इन द बॉडी। तो इस कंडीशन में बॉडी में कोई भी थर्मल स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, अनलेस एंड अनटिल ये जो टोटल क्लियरेंस आप लोग देख सकते हैं ये क्लियरेंस जीरो ना हो जाए, दैट मीन्स जब तक बोथ एंड पे बॉडी को कोई रेस्ट्रिक्शंस ना दी जाए, कोई कंस्ट्रेंट्स ना हो, तब तक अप टू दैट टाइम देयर विल बी नो थर्मल स्ट्रेस इन द बॉडी। क्लियर है, न्यूमेरिकल में आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सो आज के लिए आप लोगों को इलास्टिक कांस्टेंट के रिलेशंस हो गए, हमने बल्क मॉडुलस देख लिया, थर्मल स्ट्रेस का टॉपिक देख लिया, बेसिक सिंपल स्ट्रेस के टॉपिक में आप लोगों का इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी गोइंग विद सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स, ओके, जो आप लोगों के सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन के टॉपिक का न्यूमेरिकल है, थर्मल स्ट्रेस है एंड कंपोजिट सेक्शंस का रहेगा। कुछ न्यूमेरिकल्स बनाऊंगा, कुछ न्यूमेरिकल्स आप लोगों को लिंक्स में आप लोगों को मैं कॉपी कर दूंगा, वहां से आप लोग पीडीएफ या शॉर्ट ऑफ लिंक जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कुछ भी होने पे डाउट सेक्शन तो यहाँ पे नहीं है, बेसिकली यू हैव द ईमेल आईडी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ द वीडियो, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने वहाँ पे कॉपी कर रखा है, तो कोई भी डाउट होने पे आप लोग वहाँ पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, ओके, यस यू कैन सिंपली मेल टू मी, मैं ईमेल आईडी पे भी अवेलेबल हूँ, टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल हूँ, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, whoever need the help, okay, thank you।